तो आज बात करेंगे हम जो वर्दा राजन का और पुलिस के साथ जो बढ़ता हुआ टकराव था, उसको लेके आगे बात कैसे चली। तो ये जो मैं आपको पिछले एपिसोड में बता रहा था, वो करते-करते मेरे अटैक के बाद कुछ दिनों के बाद मैंने गुस्सा तो बहुत था, मैं भी इंसान हूँ, मेरे ऊपर हमला हुआ तो गुस्सा तो आता ही किसी को भी आएगा। तो मैंने दिल ही दिल में सोचा कि क्यों ना मैं वर्दा राजन मुडलियार से बात करूं कि आपके लोगों ने मेरे ऊपर ये अटैक किया, कब्जा करवाया, क्यों करवाया? आप अपना काम करते हो, मैं एक पत्रकार हूँ, अपना काम करता हूँ, तो ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मैंने अगर कुछ कोई गलत बात कही है, जो गलत बात लिखी है, तो बात और है। जहाँ मैंने आपसे कुछ माँगा, कुछ आपको तंग किया, तो आपने रिटेलिएट किया। लेकिन मैंने ये बात ज़ाहिर नहीं की किसी के ऊपर। तो क्योंकि सब लोग मुझे ये पौने 2 साल में अखबार में काम करते-करते उसी एरिया में रहता था, तो सब लोगों से मेरी जान-पहचान अच्छी हो गई थी। और इसके साथ-साथ मैं जो कम्युनिटी हमारी जो सिख कम्युनिटी थी, उसके लिए काफ़ी काम मैंने बतौर पत्रकार मैंने किया। कुछ जो सिख कम्युनिटी को कुछ चीज़ें चाहिए थी, कुछ इशू भी थे 94 के दंगे वगैरह, कुछ पंजाब के हालात का असर, कुछ 2-3 टेररिस्ट भी एंटोपिल से पकड़े गए, तो काफ़ी उसको लेके पुलिस का एक्शन जो था वो सरदार यंग लड़कों के ख़िलाफ़ बहुत हो रहा था, रोज़ धरपकड़ हो रही थी। तो मैंने कुछ लोगों से को उस टाइम पे अपना असर-सूख इस्तेमाल करके वो बहुत सारे सरदार लोगों को मैंने पुलिस को बोल के कि मैं इनको जानता हूँ, इनका कोई टेररिज्म से लेना देना नहीं है या इनका उस वारदात में कोई लेना देना नहीं है। तो इस किस्म के काम मैंने कुछ सिख कम्युनिटी के लिए, इसी तरह जो हमारा मंदिर था, मंदिर स्कूल की कुछ प्रॉब्लम थी, उनमें मैंने उनकी हेल्प की। तो करते-करते कुछ लोकल लोगों में मेरा थोड़ी-सी जान-पहचान, इज़्ज़त काफ़ी हो रही थी। तो मैं एक छोटा-मोटा एक कम्युनिटी लीडर अपना उस इलाके में बन गया था। तो लेकिन क्राइम रिपोर्टिंग मेरा डिफरेंट फील्ड है एज़ अ प्रोफेशन। तो काफ़ी लोग जान पहचान हो गई थी, लोकल एमएलए, लोकल कारपोरेटर, गुरुद्वारों के प्रधान, मंदिर के सेक्रेटरी और बाकी वर्कर ऐसे, युवा कांग्रेस, शिवसेना का शाखा प्रमुख, ये सब रवि पर उसका नाम था, आज भी है वो, आज तो बहुत बड़ा लीडर हो गया शिवसेना का। इस दिन रवि राजा था कांग्रेस का लीडर। तो खैर ये एक मेरी जो एक पर्सनल लेवल पे एक इलाके में जान पहचान बढ़ी। तो कुछ जो पंजाबी लड़के थे जिनमें टिल्लू उस्ताद, सोमा, बड़ा सोमा, छोटा सोमा, ये लोग थोड़ा-थोड़ा मेरे से बातचीत करने लग गए थे। तो मैंने एक दिन टिल्लू उस्ताद को ऑफिस से जाते हुए उसके अड्डे पे मैं चला गया। वो बोला गया मुझे ऐसे-ऐसे मेरे ऊपर अटैक हुआ है, तो मुझे बुरा बहुत लग रहा है, मैं वर्दा भाई से बात करना चाहता हूँ। मैं ये तो नहीं कहा कि मैं उनसे कुछ शिकायत करनी चाहता हूँ। मैंने कहा मैं एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ वर्दा भाई की, इतना शोर-शराबा हो रहा है। और वही टाइम था जब बम्बई में एक तरफ पठान गैंग और दाऊद गैंग की मारामारी चल रही थी, दूसरी तरफ अरुण गवली और दाऊद की लड़ाई चल रही थी, तीसरी तरफ अमर नायक और अरुण गवली की लड़ाई चल रही थी। तो पूरा बम्बई एक तरह से क्राइम से जूझ रहा था। मुंबई की पुलिस ओवर टाइम काम कर रही थी। उस टाइम के पुलिस कमिश्नर जूलियो रोबेरो के लिए बड़ा टफ टाइम था और अच्छे ऑफिसर कम मिलते थे और क्राइम दिन ब दिन बढ़ रहा था, वायलेंस सड़कों पे बढ़ रही थी। तो उस दौरान रोबेरो ने एक मीटिंग ली पुलिस क्लब में, जहाँ पे सीनियर इंस्पेक्टर्स एंड अबव ऑफिसर बुलाए, जितने डीसीपी थे, जितने एडिशनल सीपी थे, जॉइंट सीपी तभी नहीं थी, पोस्ट ही नहीं थी। तो उसमें हमें प्रेस वालों को भी कुछ लोगों को बुलाया गया उसको कवर करने के लिए, और भी लोग थे, मैं भी था। तो वहाँ पे रोबेरो ने एक बात कही अपने ऑफिसर्स को कि सब जवान लोगों, अब टाइम आ गया है कि हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और ये बदमाशों से लड़ने का एक ही तरीका है, आपको इनसे बड़े बदमाश बनना पड़ेगा। अगर मेरा सीनियर इंस्पेक्टर, जिसको हम बाकी हिंदुस्तान में एसएचओ बोल देते हैं, तो थाना इंचार्ज जो होता है उसको बम्बई में सीनियर इंस्पेक्टर बोलते हैं। तो अगर मेरा सीनियर इंस्पेक्टर से कोई बड़ा दादा उसके इलाके में है,
तो उस सीनियर इंस्पेक्टर को अपने कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। द सीनियर शुड बी द बिगेस्ट गून ऑफ हिज एरिया। अपने इलाके का सबसे बड़ा बदमाश सीनियर इंस्पेक्टर को बनना पड़ेगा, तो ये बदमाशों से हम टक्कर ले सकेंगे। तो ये एक पुलिस फोर्स का मोराल बढ़ाने की ये रिबेरो ने कुछ इस किस्म की बातें कही। कुछ वो बुलेट की बात भी कही जो बाद में बहुत मशहूर हुई, लेकिन उसका मतलब ये ही नहीं था कि जिसको देखो गोली मार दो। तो खैर एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की टीम भी 8-9 रिबेरो ने बनाई। तो पूरे सिटी में जो क्राइम बढ़ रहा था, वर्धा उसमें से एक था, लेकिन वर्धा का एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत बड़ा था, इसलिए जो सबसे बड़ी सरदर्दी था। तो उस मीटिंग में मेरे दिमाग में ये बात आई कि रिबेरो ने जो एक बात कही है कि मेरा पुलिस इंस्पेक्टर इलाके का सबसे बड़ा बदमाश होना चाहिए, इस बात में कुछ दम है। तो मैंने एनालिसिस किया इसके ऊपर, अपने दिमाग में थोड़ा सोचा विचारा परखा। 3-4 दिन के बाद मैं रिबेरो साहब के पास गया, तो चाय पीते पीते मैंने उनको याद दिलवाया कि सर आपने थोड़े दिन पहले इस किस्म की बात की थी। तो बोले क्या कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा सर एक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, लेट अस टेक अप अ पुलिस स्टेशन। बोलते क्या मतलब? मैंने कहा फॉर एग्जांपल एंटोपल पुलिस स्टेशन। एंटोपल पुलिस स्टेशन वो था जिसके नीचे जो मैंने आपको नाम गिनाए सब लोग उस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में आते थे। खाजा भाई, परमेश्वर, विठल, टिल्लू, सोमा, ये सब लोग जो थे ये एंटोपल पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में आते थे। तो मैंने कहा लेट्स टेक अप दिस वन पुलिस स्टेशन। इसके नीचे आपने जो कहा कि पुलिस इंस्पेक्टर को सबसे बड़ा बदमाश होना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी ये है कि जनता लोग बदमाश जो हैं, लॉ ब्रेकर्स जो हैं, वो सीनियर इंस्पेक्टर से डरे। जब तक लोगों का डर बदमाशों के खिलाफ नहीं निकलता है, आपके सीनियर इंस्पेक्टर के साथ कोई कोऑपरेट नहीं करेगा। और आपका सीनियर इंस्पेक्टर अभी डंडा लेके किसी बदमाश को मारेगा भी तो उसके ऊपर और 4 प्राइवेट केस हो जाएंगे, तो आपकी पूरी पॉलिसी जो है वो फ्लॉप हो जाएगी। तो रिबेरो साहब बोले आप कहना क्या चाहते हो, बी स्पेसिफिक। मैंने कहा सर एक काम करो, हमारे पंजाब में एक वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं डुरली जथा। तो रिबेरो हैड अ हार्टी लाफ, बोला डुरली जथा क्या होता है? मैंने कहा सर ये एक मॉटली ग्रुप होता है यंगस्टर्स का, जो उल्टे सीधे काम करते हैं और मस्त रहते हैं, उनका लेना देना कोई नहीं होता, वो ऑर्गेनाइज नहीं होते, उनका मतलब नहीं होता। एक छोटा सा मोमेंटरी पर्पस होता है, तो उसको पूरा करके फिर मस्त रहते हैं, वो प्रोफेशन नहीं बनता उनका। तो मैंने उसको कुछ एग्जाम्पल समझाई, तो बोले क्या जस्ट गिव मी एन एग्जाम्पल टू बी मोर स्पेसिफिक, कैसे करोगे? मैंने कहा सर एक काम करता हूँ, मेरे टच में कुछ 25-30 पंजाबी नौजवान है जो पंजाबियों को एरिया है मेन। अगर पंजाबी एरिया में टिल्लू उस्ताद ख़त्म हो जाता है या सोमा उस्ताद वहाँ से भाग जाता है, तो उसका असर बाकी एरियाज़ पे भी होगा। वो होगा तब जब जो जो लड़के मैं आपको देता हूँ उनको पुलिस की प्रोटेक्शन थोड़ी मिले, बाहरी तौर पे नहीं, अंदरूनी तौर पे। तो मतलब उनको एक्सपोज भी नहीं करना है, पुलिस को भी एक्सपोज नहीं करना है। तो मैं लड़कों को तैयार करता हूँ, उनको डंडे हॉकी स्टिक दे के ग्रुप बना के निकलेंगे कोलीवाड़े की गलियों में। जो टिल्लू उस्ताद का आदमी, वर्धा का आदमी जो उनको नज़र आए उसकी हॉकी स्टिक पर डंडे से धुलाई करो। सर किसी का फाड़ना नहीं है, खून निकालना नहीं है, उनकी हड्डियाँ तोड़ो, पाँव तोड़ो उनके, ताकि 15-20 दिन चल नहीं सके। तो रिबेरो थॉट फॉर अ मोमेंट, he said no, I can't give this sort of blanket permission to private citizen to take law in their own hands। मैंने कहा सर ये अगर वो लोगों का वैसे निकलते हैं कहीं, उनका अगर टिल्लू उस्ताद के लोगों से लड़ाई हो जाती है फिर भी तो डंडे चलेंगे, फिर भी हॉकी स्टिक चलेगी, चाकू छुरा चलेगा। तो अगर बदमाशों का डर लोगों के दिल से निकालना है तो उनके इलाके में बदमाशों की पिटाई बहुत ज़रूरी है। तो ही सेड ओके, लेट मी थिंक ओवर इट, विल मीट आफ्टर 2 डेज। तीसरे चौथे दिन मुझे रिबेरो साहब के ऑफिस से फ़ोन आया कि साहब ने आपको बुलाया शाम को। मैं गया तो वहाँ पे वाईसी पवार भी थे, एंटोपिल के जो सीनियर थे विष्णु कुमार भी थे। तो ये लोग सब वहाँ पे बैठे, और 2-3 ऑफिसर थे, या जॉर्ज फर्नांडिस भी था, और भी कुछ हो गए। तो वहाँ पे फिर रिबेरो आस्क्ड मी के ये जो बलजीत परमार की सजेशन आई थिंक टू अ लिमिटेड एक्सटेंट इस पर अमल कर देना चाहिए।
तो खैर अंदर की बातें सब नहीं करनी चाहिए। तो ये हमने फैसला कर लिया कि हम एक एक यंगस्टर्स का ग्रुप बनाएंगे जो दादा लोगों से टक्कर लेगा। तो उसके 3-4 दिन बाद मैं हमारा कोलीवाड़ा में हजारा होटल के पीछे एक बहुत बड़ा हॉल था, झोपड़ा। उसमें पंजाब के यंगस्टर आए हुए थे जो दुबई जाने के लिए वीज़ा लगवाने की इंतज़ार कर रहे थे। तो वो ज़माना था जब पंजाब के यूथ जो था वो दुबई बहुत जाता था, कोई प्लम्बर वर्क के लिए, कोई वर्कर के लिए, कोई लेबर में, कोई इलेक्ट्रीशियन, कोई होटल में काम करने के लिए, कोई ड्राइवर बनने के लिए। तो इस किस्म के लोग वो कई कई महीने मुंबई में बैठे रहते थे बेचारे। तो ज़्यादा लोग जो पंजाबी थे वो कोलीवाड़ा में रहते थे। बहुत सारे एजेंट्स ने घर किराए पे लेके रखे हुए थे, जिसमें वो ऐसे लोगों को रखते थे जब तक उनका वीज़ा नहीं आता था और उनको हवाई जहाज़ चढ़ा के दुबई नहीं भेजा जाता था। तो उनमें से कोई 35-40 लोगों का ग्रुप हज़ारा होटल के पीछे वाले उस खोली में, झोपड़ी में रहता था, कमरे में। उसमें से 3-4 लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते थे। उनमें एक साबका फौजी था, मेजर सिंह, हवलदार मेजर सिंह, और एक और कांस्टेबल आर्मी से आया हुआ, तो वो भी बाहर जाने के चक्कर में था। और कुछ और लोग थे जो थिएटर के शौकीन थे, तो उन्हें हमारे साथ, हम पंजाबी प्ले भी किया करते थे, थिएटर उसमें साथ जुड़े हुए थे। तो मैंने उन लोगों से बात की। उनको थोड़ा सा एक्साइटमेंट लगा कि यार ठीक है, ये साले ऐसे लोग यहाँ डरते रहते हैं बदमाशों से, तो चलो कुछ ना कुछ करते हैं। परमार साहब ने बोला तो देखते। और मैंने उनको बता दिया कि आप खून खराबा नहीं करना, बाकी करना, किसी औरत को नहीं छेड़ना, किसी होटल वाले से पैसा नहीं मांगना, किसी का फ्री में नहीं खाना, किसी को बिना मतलब तंग नहीं करना। खाली मैं आपको बताया करूँगा पुलिस के साथ बात करके कि किस आदमी को धुलाई करनी है। तो वो आपने खाली करनी है, आपको पकड़ेगा कोई नहीं, वो चिंता मत, को पकड़ेंगे तो मैं आपको छुड़ा के लाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। वो बेचारों ने मेरे पे यकीन किया। और उसके बाद आप हैरान हो गए कि 1.5 महीने में कोई रोज़ 2-4 लोगों की कोलीवाड़ा में, सरदार नगर में, एंटोविल में, और किंग सर्कल में धुलाई शुरू हो गई। वह आदमी ज़रा टिल्लू उस्ताद का भतीजा, मारो इसको, उसको मारना, हॉकी स्टिक और डंडे से भगा देना। कोई लड़के गर्म हो गए, उन्होंने एक दिन टिल्लू उस्ताद के भांजे ने नहीं, फिर गाड़ी खरीद के लाया और गाड़ी को आग लगा दी। उनके घरों पे जाके उनको गाली वाली देनी। बस कोई सीरियस क्राइम किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन 1.5 महीने में बदमाशों के 20-25 आदमी जो उनके नाम लेके दादागिरी करते थे छोटे छोटे एरिया में, उनकी पिटाई धुलाई शुरू हो गई। उसमें बड़ा सोमा 2 महीने में घर छोड़ के भाग गया। उसके बाद देहरू बदमाश था, टिल्लू उस्ताद का रिश्तेदार, वो छोड़ के भाग गया। और जो कोई चाकू चलाने वाला था, सोडे बॉटल की बोतलें मारने वाला था, और जो लोकल धंधे वालों से पैसे इकट्ठे करता था। तो कर करा के हमने 2-1 महीने में 20-25 जो आदमी वरदा राजन का नाम लेके टिल्लू उस्ताद के नाम से दादागिरी करते थे कोलीवाड़ा में, पंजाबी एरिया में, उनको भगा दिया सबको। और 3-4 लोग जो बाहर बैठ के ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी हमारे लड़के जाके एक को सांता क्रूज बांध रोड से उठा के लाए, एक को बांद्रा से उठा के लाए। उनको पहले मारना, बाद में पुलिस में बंद करवा देना। वो 10-12 लोग वांटेड थे पुलिस के डिफरेंट केसेस में, जो टिल्लू उस्ताद के ख़ास करीबी थे, गैंग की तरफ से जब रिश्तेदार थे। तो वो उनकी लिस्ट भी हमने पुलिस स्टेशन से ले ली। तो अपने सोर्सेस हमने पता करके उनको, एक को खंडाला से पकड़ के लाए हम लोग, वहाँ पे ऑटो रिक्शा चला रहा था। तो इस करते करते हमने जो काम पुलिस को करना चाहिए तो, और किसी कारण से वो पुलिस वर्दा से डर के, या टिल्लू उस्ताद से डर के, या कानून से डर के कि हमारे ऊपर प्राइवेट केस कर देंगे तो हम कहाँ कोर्ट में आते जाते रहेंगे, वो काम हमने कर दिए। ये करते करते कोई ओवरऑल 5-6 महीने हमें लगे वो गंदगी साफ़ करने में। तो ये सिलसिला काफ़ी हद तक कामयाब रहा। और उसमें से कुछ लोग जो थे हमारे साथ, वो थोड़े ज़्यादा तेज़ हो गए। तो ये मूवमेंट जो थी आम लोगों की दादागिरी के ख़िलाफ़, वो ज़ोर पकड़ने लगी। एक दादर एरिया में एक शैतान चौकी है जहाँ पे एसीपी का ऑफिस हुआ करता था। तो कुछ लोगों को इसके साथ साथ पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ भी शुरू कर दी जब लोग सामने आने लगे। फिर हमने कुछ लोग तैयार किए जिन लोगों ने इस गैंग के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स की। तो किसी ने एक आदमी की गाड़ी छीन के किसी
टिल्लू उस्ताद का आदमी ज़बरदस्ती उसको इस्तेमाल कर रहा था गाड़ी उसकी, उससे कंप्लेंट करवा दी, पुलिस ने उसको पकड़ दिया। ऐसे कुछ और लोगों को पुलिस ने भी पकड़ना शुरू कर दिए जब कुछ लोग कंप्लेंट्स लेके सामने आने लगे। लेकिन फिर भी मटुंगा वाले कुछ और धारावी के ऑफिसर कुछ साथ नहीं दे रहे थे। वो वाईसी पवार का साथ नहीं देते थे, हमारा कहाँ से देना था उन्होंने, इतने डरते थे वर्धा से। तो एक दिन ऐसे किसी आदमी को हमें मालूम पड़ा कि दादर पुलिस ने शैतान चौकी वालों ने पिकअप किया है और उसको छुड़ाने के लिए 20-25 लोग जो वर्धा के थे वो पुलिस स्टेशन के वहाँ खड़े प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो हमारे लोग जो इतने दिनों में हौसले बुलंद हो गए थे दुबई जाने वालों के, वो 3-4 टैक्सियाँ भर के कुलीवाड़ा से, मुझे इस बात का मालूम नहीं था, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन के कंपाउंड के बाहर उनकी मारपीट शुरू कर दी, धुलाई कर दी। और उसका बहुत बड़ा बुरी बात है कि पुलिस स्टेशन के सामने आप पुलिस वालों के सामने बड़े बदमाश हो, कोई भी हो, उसकी पिटाई कैसे कर सकते हो। तो वो एक इन्होंने वर्धा के लोगों ने एक भोईवाड़ा दादर पुलिस स्टेशन में केस फाइल किया, उन्होंने केस नहीं लिया। तो उन्होंने कोर्ट में जाके प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करके भोईवाड़ा कोर्ट में, तो हमारे वो 17-18 लड़के पहली बार उनको अरेस्ट होना पड़ा, क्योंकि एक जज ने, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया था। लेकिन हमने देखा कि उनको जब लॉकअप में रखा गया 4-5 दिन, तो उनको पूरी फैसिलिटी दिलवाई गई, उनकी पूरी हेल्प की गई, वकील खड़ा किया गया और फाइनली उनकी बेल भी करवा ली गई। और थोड़े महीनों के बाद वो जो केस था ख़त्म भी करवा दिया, क्योंकि अगर केस ख़त्म नहीं होता तो वो लोगों पासपोर्ट उनका नहीं मिलता था और दुबई नहीं जा सकते थे। तो ये पुलिस ने भी मदद की, उनके मिल के ही सब काम कर रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि 6-8 महीने में जो लोगों का डर, जो लोकल बदमाशों को देख के सर झुका के खड़े हो जाते थे, वो उनके सामने सर उठा के चलने लग गए। और कोई उनका आदमी हमारे सामने, हमारे लड़कों के सामने नहीं आता था। कोई होटल वाले बड़े खुश, किसी होटल वालों से हफ्ता लेना बंद हो गया, दुकान वालों से हफ्ता बंद, दारू वालों से हफ्ता बंद। और पुलिस वाले बहुत दुखी, क्योंकि जब बदमाशों को हफ्ता नहीं देते, जो बदमाश चोरी छिपे भी हफ्ता पहुंचाते थे पुलिस को, वो भी बंद हो गया। तो एंटापुल में कोई आदमी पुलिस वाला पोस्टें करने को तैयार नहीं, मटुंगा में कोई ऑफिसर आने को तैयार नहीं। जो आते थे वो किसी ना किसी बहाने से बदली करवा के भाग जाते थे। अब जैसे मैंने पहले किया कि आप सैलरी तो गुजारा होता नहीं, तो आप हफ्ते के लिए आपको वो आपका एक ज़रिया होता है आमदन का। तो बहुत सारे लोग इन पुलिस स्टेशन में आने को तैयार नहीं थे। तो ये सब केस चलते चलते उस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक फिर इनको रिक्वेस्ट किया कि मैंने जो पहले उनको बोला था कि मैं वर्धा राजन की इंटरव्यू करना चाहता हूँ, तभी नहीं हुई थी। ये इतनी चेंजेस होने के बाद मुझे एक दिन सद्दा आता है कि वर्धा भाई आपको इंटरव्यू देने को तैयार है 8 महीने के बाद। तो वो वर्धा भाई से मेरी वो इंटरव्यू कैसे हुई, उसमें क्या हुआ, ये मैं आपको किस्सा कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।